नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मक मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद, वाराणसी में चुनाव जीतने के बाद, पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे। और इस बीच में लगातार हार की समीक्षा जारी है। हार की समीक्षा औपचारिक रूप से तो अभी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई, लेकिन ये जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जो हार रही, सीटें कम हो गई, इसको लेकर के बहुत ही मंथन चल रहा है। और एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही। अभी तक परोक्ष रूप से कई सांसदों के, जो पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों की नेता हैं, उनकी वो मुखर होकर के बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी इस तरह से कोई नहीं सामने आ रहा है, कोई बड़ा नेता सामने आ रहा है जिससे कि ये जो गतिरोध पार्टी के भीतर चल रहा है उसके बारे में पता लगे। पर अंदर अंदर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया है। और ये जो लगातार बयान आ रहे हैं, कभी संजीव बालियान का बयान आता है, फिर सोम ठाकुर का बयान आता है, उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति का बयान आ जाता है, या फिर रविंद्र कुशवाहा का। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये यूं ही आ रहे हैं या इनके पीछे कोई कारण नहीं। इनके पीछे बड़े नेताओं का भी संरक्षण है, क्योंकि अगर ना होता तो कोई इनको चेतावनी दी जाती, कार्रवाई की जाती, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई, चेतावनी नहीं दी जा रही है। बहरहाल इन सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, और वो ये रहा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन तक गोरखपुर में रहे। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेट नगर है, मठ है वहां पर, गोरखनाथ मठ। और योगी आदित्यनाथ जी का वहां पर 2 दिन का कार्यक्रम भी रहा। 2 दिन वो खुद भी गोरखपुर में रहे, और ऐसी खबरें भी चली कि गोरखपुर में मुलाकात हो सकती है। फिर कुछ अखबारों ने ये खबर चलाई भी कि मुलाकात हो गई, गुपचुप मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में काफी वार्ता हुई। हालांकि बाद में ये खंडन आ गया कि कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है कि गोरखपुर में 5 दिन तक मोहन भागवत के रहने, और 2 दिन तक उसी दौरान उसी शहर में 20 मिनट की दूरी पर गोरखनाथ मठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहने के बावजूद दोनों के बीच में कोई मुलाकात नहीं। मोहन भागवत वहां आरएसएस के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गए थे, वहां चीफ गेस्ट थे। 5 दिन तक उनका रुकने का वहां प्रोग्राम था, वो रुके रहे। 2 दिन तक मुख्यमंत्री वहां रहे। इससे पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि वहां पर मोहन भागवत गए हो, या आरएसएस का कोई बड़ा नेता वहां पर गया हुआ हो। ये तो प्रमुख ही है, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद दोनों की मुलाकात न हुई। और इसको, इस परिप्रेक्ष्य में खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इस घटनाक्रम को, कि जिस तरह से जब से हार हुई है, आरएसएस जिस तरह से मुखर हुआ है पार्टी के केंद्रीय नेताओं के को लेकर के, पार्टी के सभी नेताओं को, ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक को टारगेट किया है, लेकिन मोहन भागवत ने पार्टी के भीतर के नेताओं के बीच के नेताओं के अंदर जो अहंकार है उसको टारगेट किया। और ये बताया जा रहा है कि उसमें योगी आदित्यनाथ भी उनके टारगेट पर है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ही टारगेट पर हो। ये बताने, जो आरएसएस के जो बहुत सारे लोग हैं, उनसे जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलना चाहते थे, लेकिन मोहन भागवत ने उनसे मिलने की इच्छा नहीं जताई। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानबूझकर दूसरे जगहों का उन्होंने कार्यक्रम लगा लिया और मिलने नहीं गए, या उन्होंने, ये कहा जा रहा है कि 2 बार कार्यक्रम, 2 बार उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा, नहीं गए। बहरहाल जो भी वजह, ये तो तय है कि दोनों के बीच में अगर मुलाकात नहीं हुई है तो इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी, और खास तौर से आरएसएस और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इससे पहले यह बात तो थी कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन गोरखपुर में मुलाकात न होने के बाद अब यह भी बात तय मानी जा रही है कि आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में ये जो बातें प्रचारित की जा रही थी कि आरएसएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैक कर रहा है, यानी उनका समर्थन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मुखालफत कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। तो इसमें अब ये, अच्छा, दूसरी ओर ये भी रहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जो सभा हुई, उन्होंने अपनी उस जीत को भी ऐतिहासिक बताया। 1.5 लाख के मार्जिन से मात्र जीत हुई, और कहीं भी वहां पर योगी आदित्यनाथ की भूमिका की चर्चा उन्होंने नहीं की। ये सबको पता है कि अगर पूर्वांचल में सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की अगर पूर्वांचल में हुई है, तो जाहिर सी बात है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस इलाके से आते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है, और थोपी जानी भी चाहिए। बताया यह जा रहा है कि जिस तरह से आक्रामक रवैया कुछ माफिया किस्म के लोगों को खत्म करने के लिए अपनाया गया और उसके बाद उसको प्रचारित किया गया, उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। और इस बात की जानकारी केंद्रीय आला कमान को भी है, और केंद्रीय आला कमान इस वजह से पूर्वांचल में हार का ठीकरा जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ना चाहता है। यद्यपि ये भी बात बहुत कई दिनों से चल रही है, आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन के भी कुछ नेता इस जिम्मेदारी वाले घेरे में आ रहे हैं और उनको हटाए जाने की भी चर्चा है। लेकिन इन सब स्थितियों के बीच ये जो चुनाव के दौरान ये प्रचारित किया गया, किसकी तरफ से किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि अगर कोई बात होती है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई आधार तो होता ही है, कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं था कि ये केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तभी उन्होंने ये बात कही। ये बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चल रही थी और आम लोगों तक पहुंच चुकी थी, केजरीवाल के कहने से पहले ही। केजरीवाल के कहने के बाद तो इसने और तेजी पकड़ ली, और ये अफवाह जो थी वो लोगों को सही लगने लग गई। लेकिन इसकी चर्चा बहुत पहले से ही थी कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, इन सारे लोगों को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव जीतने के बाद, पूर्ण बहुमत पाने के बाद हटाया जा सकता है और हटा ही दिया जाएगा। अब इन सारे घटनाक्रम के बीच अब जब सरकार बन गई है केंद्र में, तो ये बात एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है कि ऐसे तमाम कारण ढूंढे जा रहे हैं, और ये जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये बयान उनके जरिए दिलवाए जा रहे हैं कि सारा ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ा जाए। और इसमें कुछ ऐसे लोगों की भूमिका भी बताई जा रही है जिनके लिए कहा जा रहा है कि टिकट जब बांटे जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, और उन टिकटों में जो ये बात सामने आ रही कि बहुत सारे ऐसे टिकट, करीब 2 दर्जन से ज्यादा टिकट ऐसे बांटे गए जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस पर रिजिड थे कि इनको टिकट ना दिया जाए, ये लोग हार सकते हैं, बावजूद उसके वो टिकट दिए गए। और जिन लोगों की सिफारिश पर, जिन लोगों के कहने पर वो टिकट दिए गए, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे ही लोग अब उस हार का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों को केंद्रीय आला कमान का, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत करीबी बताया जा रहा है। अब ये कौन लोग हैं, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन जो बातें चल रही हैं उसमें सच्चाई है। चूंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही आधिकारिक तौर पर, बहुत ही विश्वस्त, आधिकारिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि आधिकारिक किसी ने मुझे बताया होता तो मैं उनका नाम आपके सामने ले लेता, लेकिन विश्वसनीय लोगों ने बताए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत करीबी लोग हैं और उनकी ऊपर तक पकड़ है, उनके पास बहुत सारी जानकारी रहती है और नीति निर्धारण जैसे मामलों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें उनकी भूमिका होती है। तो इस चीज को लेकर के बहुत खलबली मची हुई है, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि वहां भी उत्तर प्रदेश की ही तरह बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के साथ साथ वहां जो उनके गठबंधन के सहयोगी लोग थे, जो कुछ वहां बीजेपी ने किया है उसका विरोध वहां पर हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह वहां जो वहां के क्षेत्रीय दल थे उनको तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिशें की गई, इन सब की वजह से वहां पर हार हुई, उसकी समीक्षा की जा रही है। उसके लिए वहां भी जो बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समय डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी में आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे इस तरह के आपको बहुत सारी खबरें सुनाई पड़ेंगी, अभी कई और आरोप प्रत्यारोप लगेंगे,
और हो सकता है इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ बड़े नाम भी शामिल हों, बड़े नाम भी सामने आए, जो कि एक दूसरे के ऊपर इस सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाते मिले। और बदलाव भी बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। ये माना जा रहा है कि संसद का अभी जो सत्र है 24 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद फिर चूंकि तब लोकसभा अध्यक्ष का भी तब तक चुनाव हो जाएगा, इन सब के बाद इन चीजों पर मंथन होगा और बड़े बदलाव संभावित हैं। ये बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हर स्तर पर बदलाव की बातें चल रही हैं, बीजेपी के भीतर चल रही हैं, आरएसएस के भीतर चल रही हैं। उसमें क्या होता है, ये फिर लोकसभा के सत्र के बाद शायद ये इस पर कुछ चीजें, कुछ निर्णय जो लें पार्टी के भीतर जो हों, वो चीजें सामने आए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।